आज हम लोग कृषि अध्याय से खरीफ एवं रबी फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। खरीफ एवं रबी को इंग्लिश में क्रमशः ऑटमन और स्प्रिंग कहा जाता है। ठीक है, खरीफ फसल कभी भी आता है तो उसको आप समझेंगे ऑटमन से, ठीक है, और रबी फसल को स्प्रिंग। स्प्रिंग अर्थात ये आप समझ रहे होंगे बसंत ऋतु की बात हो रही है, और खरीफ ऑटमन अर्थात हेमंत ऋतु की। ठीक है, तो आप अगर ऋतु के अनुसार अगर याद रखेंगे तो आपको खरीफ और रबी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे खरीफ की फसल कभी भी बात हो जाए तो आप समझिए कि लगभग ये अक्टूबर में काट ली जाती है ऐसे, ठीक है, हेमंत ऋतु में। और जैसे कि रबी फसल स्प्रिंग की बात हो रही है तो ये लगभग जिस आसपास में मतलब ये काट ली जाती है उसी आसपास में ये रबी की फसल बोली जाती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं, जो कि लगभग 10 मिनट की इस वीडियो में आप पूरा का पूरा कंप्लीट आप स्टडी कर पाएंगे कि किस प्रकार से खरीफ की फसल, रबी की फसल, ठीक है, उसके बाद में जायद फसल और नकदी फसल के बारे में, इन चारों सब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या इसमें मौसम प्रभावित करती है इन फसलों को और किस प्रकार से खेती की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। भारत के फसल ऋतुओं को दो मुख्य ऋतुओं के नाम से वर्गीकृत किया गया है। पहला खरीफ, दूसरा रबी फसल। ये दोनों फसल मानसून पर आधारित होते हैं, तो ये याद रखेंगे कि दोनों ही जो फसल है खरीफ और रबी दोनों ही मानसून पर आधारित है। लेकिन बात अगर की जाए खरीफ के बारे में तो देखिए क्या खास बात है इसमें। खरीफ की अगर बात की जा रही है तो इसमें जो खास बात है, ठीक है, वो ये है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू फसल उगाई जाती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस पे प्रभाव डालती है और इसी के थ्रू खरीफ की फसल उपजती है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर बात आती है रबी फसल की, तो रबी फसल में आप देखेंगे उत्तर पूर्व। तो ये आप समझिए ऐसे, जैसे अगर मान के चलिए ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो जैसे इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम अर्थात ये कॉर्नर आ रहा है ऐसे, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो यहां पर ध्यान देंगे कि जैसे भारत का मैप को अगर आप ऐसे रख लेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो मानसून आती है वही खरीफ फसल के लिए जिम्मेदार होती है। ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जब बात आती है रबी फसल के लिए तो इसमें SW को आप कभी भी क्या कर देंगे, इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि SW के साथ में आप लिख दीजिए, इसको मार्क करिए, यहाँ पे लिखिए खरीफ। ठीक है, और इसमें साथ के साथ ये भी लिखिए कि जो खरीफ की फसल होती है वो देखिए जुलाई से अक्टूबर। तो इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि अक्टूबर में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ऑटमन आप याद रखेंगे जो लगभग हेमंत ऋतु की बात कर रहा है, तो इसमें काट ली जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर स्प्रिंग की अगर बात हो रही है तो लगभग जो रबी की फसल होती है वो बसंत आते आते तक कट जाती है, फसल की कटाई हो जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए आप कैसे आपको याद रखना है, ये खरीफ की फसल हुई तो आप इसके साथ में अक्टूबर आप याद कर लीजिए। ठीक है, अक्टूबर आप याद कर लीजिए, ये अक्टूबर आपका फसल कटाई का समय का हो गया। तो ये लगभग आप जानते हैं कि 3 महीने 4 महीने के आसपास पहले आप बोएंगे तो लगभग जुलाई आपका आ जाता है, 3 महीने 3.5 महीने। तो आप लगभग जून जुलाई में आप बो देते हैं। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर इसका सेशन होता है। तो आप खरीफ की फसल के लिए याद रखेंगे जुलाई से अक्टूबर का सेशन होता है। ठीक है, यह बिल्कुल याद कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं रबी फसल के बारे में। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है और जो मानसून है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है साफ कि रबी फसल अक्टूबर से मार्च के दौरान उत्तर पूर्व अर्थात शीत मानसून से प्रभावित होती है या पैदा होती है। तो देखिए इसमें उत्तर पूर्व लिखा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन से। ठीक है, अब जैसे कि जानते हैं कि नॉर्थ में आपका हिमालय है, ठीक है, तो यहां पर से आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उत्तर पूर्व। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब रबी फसल की बात होती है तो इसमें कौन सा मौसम प्रभावी है या फिर उसका मेन फैक्टर्स इसके थ्रू होता है। तो आप ये याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर आप लिखेंगे कि चूंकि ये शीत ऋतु में होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मानसून है ये हमेशा याद रखेंगे कि शीत ऋतु से प्रभावित होती है। तो ये आप इसको शीत ऋतु भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक में शीत ऋतु या शीत मानसून कह सकते हैं इसको, शीत मानसून। जबकि ये जो है
ये आप हमेशा याद रखेंगे कि इसको आप कहेंगे जो आप दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून को आप क्या कहेंगे, ग्रीष्म मानसून भी कह सकते हैं। ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जहां तक इसके बुआई और कटाई की बात अगर होती है तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस महीने ये खत्म होगा, कटाई होगा, उसी महीने में ये बो लिया जाता है। देखिए आप यहाँ पर उत्तर पूर्वी में, और ये रबी फसल अक्टूबर से मार्च। तो देखिए ये जैसे ही अक्टूबर आया, ठीक है, यहाँ पे अक्टूबर डाल दीजिए आप, बहुत आसान है याद करना। अक्टूबर से अब मार्च, देखिए कितने महीने हुए, अक्टूबर में बो दिया आपने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अक्टूबर से मार्च के लिए सेशन हो गया ये। उसके बाद में ये अगर बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये आप सेशन याद कर लेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व शीत मानसून से प्रभावित या फिर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसमें देखेंगे जो मार्च से लेके जून के बीच उपजाऊ के लिए जिम्मेदार होता है, उसे जायद फसल भी कहते हैं। तो मार्च से जून, अब जायद फसल की अगर बात करें तो जायद फसल देखिए क्या करेंगे कि जायद फसल के लिए आप याद रखेंगे मार्च से जून, एमजे, ठीक है, आप याद रखेंगे कि मार्च से जून तक में कर ली जाती है। अब जायद फसल की अगर बात करें तो इसकी सबसे खासियत वाली जो बात है, विशेषता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये तेज गर्मी और शुष्क हवाएं दोनों ही सह सकती हैं। तो ये आप जायद फसल में हमेशा याद कर लेंगे कि तेज गर्मी को भी सह सकती है, साथ के साथ शुष्क हवा को भी। ये देखिए दोनों एक ही बात है, जब तेज गर्मी पड़ेगा तो हवा भी शुष्क ही होगा, तो तेज गर्मी या शुष्क हवा को ये आसानी से सह सकती है। तो इन फसलों में जो है ये खासियतें होती है। अब इस फसल में सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है वो है तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि, ठीक है। अब नकदी फसल की बात की जाए तो नकदी फसल में बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं कि ये नकदी फसल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होते हैं। अब बात करें कि जैसे एग्जाम्पल के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर बात करें जो अक्टूबर से मार्च में उत्तर पूर्वी मानसून के थ्रू जो होती है रबी फसल, तो रबी फसल में आप हमेशा याद कर लेंगे कि गेहूं, जौ, मूंग आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में मसूर की अगर बात है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। बरसीम आदि इसमें रबी फसल में आ जाते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, बरसीम आदि ये आ जाते हैं अक्टूबर के महीने वाले में, जिसमें कि हम कहेंगे रबी फसल में। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, बरसीम इत्यादि जो है कौन सी फसल है। तो आप अगर खरीफ, रबी और इनमें से कोई नहीं, जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाए तो आप रबी फसल में उसको करेंगे, याद कर लेंगे गेहूं के लिए। अब बात अगर करें खरीफ के लिए तो खरीफ में आप याद करेंगे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन तथा मूंगफली, ठीक है। अब मूंग, जूट, उड़द, कुर्थी ये सभी भी आपके खरीफ फसल में ही आते हैं। अब बात करें ये हो गए जायद फसल में, तो आपको पता चल ही गया कि मैंने लिख दिया हुआ है तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि है, ठीक है। अब बात करें नकदी फसल की तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय क्या होता है कि जैसे आप जब ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, ग्लोब बनाते हैं तो उसमें 0 डिग्री को आप क्या कहते हैं, 0 डिग्री को आप कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप अगर ले लेते हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री आप ले लेते हैं साउथ में, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो पोर्शन आपका बनता है यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की ओर, तो ये जो पूरा एरिया शेडेड एरिया बनता है यही एरिया उष्ण कटिबंधीय एरिया है, ठीक है। आप याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय जो नकदी फसल है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है, या फिर कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत मेजर रूप से उपजाई जाती है या अनुकूल वातावरण उनको मिलता है। अब उपोष्ण की बात की जाए तो जो 23.5 डिग्री के बाद वाले जो एरिया आते हैं, ठीक है, ठीक सटा हुआ एरिया, ये पोर्शन आ जाता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय। तो आप याद करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जहां तक बात है उदाहरण के तौर पर नकदी फसल में, तो नकदी फसल में आप याद करेंगे कि जूट, कॉफी, गन्ना, केला, संतरा, कपास, तंबाकू इत्यादि जो है नकदी फसल है। नकदी फसल का अर्थ है तुरंत ये कैश में चेंज हो जाता है। नकदी फसल का अर्थ क्या हुआ कि ये
समझिए कि खाने से ज्यादा जो है उपयोग के लिए होता है, और दूसरे को आप जैसे ही देते हैं ये नगद कैश के रूप में आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है।